चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जरा ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से। आज का जो टॉपिक है, अभी क्या है बेटा हमारे पास? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उसके रिगार्डिंग एक पॉलिसी कंसिस्ट करती है। वो तो देखो, कहते हैं वाइल कंसिडरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ऑब्वियस सी बात है, सुनो। कंपनी सबसे पहले क्या कंसिडर करेगी बेटा अपनी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली आप क्या देखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स है भी, पता लगे पैसा है ही नहीं, डिविडेंड देने की कोशिश कर रहे हो। फिर द बोर्ड शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी इफ एनी। तो उसके बाद कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी अगर कोई बनी है, उनको हम कंसिडर करेंगे कि डिविडेंड हमें देना चाहिए या फिर नहीं देना। बैठ जाओ। कहते हैं द वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑर्डिनरीली इंक्लूड, पहला, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड रेस्ट्रिक्शंस या फिर कंडीशंस इम्पोज अंडर द एप्लीकेबल लॉज, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक इन एनी एग्रीमेंट। सुनो दोस्तों, इधर देखो। मान लो तुमने लोन, सॉरी, आपने लोन ले रखा है, या फिर किसी लॉ में ना रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जैसे आपने ना पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी की। सेक्शन 8 कंपनी क्या डिविडेंड दे सकती है? नहीं, क्योंकि उसमें सेक्शन 8 में स्पेसिफिकली लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते क्या? डिविडेंड प्रोहिबिशन है। क्या है बेटा? प्रोहिबिशन है। ऐसे ही मान लो किसी लॉ में रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, कि आपने जब लोन लिया था ना, तो बैंक ने आपके साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था कि आप ना बिना हमसे पूछे क्या नहीं कर सकते? डिविडेंड नहीं दे सकते हो, या दोगे भी तो इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, या दे ही नहीं सकते हो। एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन लगी होगी, सबसे पहले आप उसको देखोगे। क्या देखोगे बेटा उसको? तो अभी लिखा हुआ है, सबसे पहले आप क्या देखोगे बेटा? लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शन अगर कोई डिविडेंड पे लगा हुआ है तो वो देखेंगे, ठीक है। अगला ऑब्वियस सी बात है, क्या चेक करोगे? कंपनी की अर्निंग देखोगे। करंट अर्निंग प्रोवाइड द बेस्ट इंडेक्स व्हाट अ कंपनी कैन पे, ऑफ कोर्स। अभी देखोगे, मान लो कंपनी लॉस में है, डिविडेंड देना वाइबल है कंपनी के लिए? नहीं है, ठीक है। बट अगर कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रही है तो वाइबल है। हाँ, तो वो देखो क्या। अगला, कैश पोजीशन एंड लिक्विडिटी। देखो समटाइम क्या होता है, हमारे पास रेवेन्यू तो बहुत होता है, हमारे पास रेवेन्यू क्या होता है? बहुत होता है। बट वो सारा क्रेडिट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? क्रेडिट के फॉर्म में। यानी कि हमारे पास कैश नहीं है, हमारा पैसा आना है, वो डेट्स के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में बेटा? डेटर्स के फॉर्म में है। वो सारा का सारा पैसा अभी फंसा हुआ है, वो आया नहीं है, क्योंकि हमने ज्यादातर क्रेडिट सेल करी है। क्या करिए? क्रेडिट सेल करिए, ठीक। तो वो देखेंगे, तो देखो, द कैश पोजीशन ऑफ कंपनी इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडरिंग द पेइंग ऑफ डिविडेंड। ग्रेटेस्ट कैश अवेलेबिलिटी एंड ओवर लिक्विडिटी, ग्रेटर एबिलिटी टू पे डिविडेंड। आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? को दिसंबर। अच्छा, लिसन। फिर कहते हैं सर फाइनेंशियल नीड। कहते हैं देयर आर मेनी फाइनेंशियल नीड ऑफ अ कंपनी, सच एज, जैसे कि बेटा, मीटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इन सब चीजों के बाद ही आप क्या करोगे बेटा? डिविडेंड देने के सोचोगे। भाई सोचो ना, आपके पास एक्सपेंशन का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, उस समय क्या डिविडेंड दोगे आप? नहीं, उस पैसे को रिजर्व रखोगे किसके लिए बेटा? उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। टैक्सेशन कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स, डिविडेंड में सीडीटी पे करना होता है, तो उसको भी कंसिडर करोगे। तो कहते हैं द बोर्ड शुड रिकमेंड द डिविडेंड टू डिक्लेयर, किसको बेटा? मतलब बेसिकली बोर्ड ने डिविडेंड क्या करा? रिकमेंड किया, और मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे कहाँ पे? एजीएम में। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, सफिशिएंट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल चार्जेस अगेंस्ट द करंट ईयर। कहते हैं आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर लॉसेस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर द पास्ट ईयर, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व इफ एनी, फॉर एनी अदर पर्पस, एनी वारंटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों को कंसिडर करने के बाद कंपनी अपना डिविडेंड को क्या करेगी बेटा? डिक्लेयर करेगी। समझे? तो यहाँ पे ना एक सिचुएशन है लिस्टेड कंपनी को लेके, दैट इज रेगुलेशन 43A ऑफ सेबी एलओटीआर 2015। कहते हैं जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेटा, शेल फॉर्मुलेट करेगी क्या? सुनो, ऊपर ना आपने यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पे सी, इफ एनी, मतलब ये पॉलिसी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्या है? बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? देर इज मेंशन्ड, क्या लिखा है? शेल, यानी कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनके लिए मैंडेटरी है भैया ये क्या करना?
फॉर्मुलेट करना क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी विच शैल डिस्क्लोज ऑन वेबसाइट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड वेब लिंक शैल आल्सो बी प्रोवाइड टू द एनुअल रिपोर्ट्स। समझे? हाँ जी। फिर कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब क्या क्या इसमें लिखोगे आप? तो क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए? सबसे पहला, सर्कमस्टांसेस अंडर विच शेयर होल्डर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी मे और मे नॉट एक्सपेक्ट डिविडेंड। मतलब वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे शेयर होल्डर को हम डिविडेंड दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अगला, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल पैरामीटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आप ध्यान में रखोगे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। पॉलिसी, हाउ अ रिटेन अर्निंग शैल बी यूटिलाइज, मतलब जो रिटेन अर्निंग उसको कैसे यूटिलाइज करोगे। पैरामीटर दैट शैल बी अडॉप्टेड विद रिगार्ड टू द वेरियस क्लास ऑफ द शेयर्स इफ ए लिस्टेड एंटिटी प्रपोज टू डिक्लेयर कैपिटल डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर एडिशन टू क्लॉज ए से लेके ई तक। तो चेंज इन द एडिशनल पैरामीटर और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कंटेन द एनी पैरामीटर इट शैल बी डिस्क्लोज इन द चेन। मतलब जो भी अदर पैरामीटर्स आप कंसिडर कर रहे हो वो सारा वेबसाइट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आया? बोलिए जी। हाँ, listed entity other than specified in sub-regulation 1, this regulation may be disclosed their dividend distribution policy on voluntary basis, of course। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी है, मतलब 1000 के अलावा, तो आप भी कर सकते हैं, बट ऑप्शनल है। क्या है बेटा? ऑप्शनल है, करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। समझे? डेट फॉर, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग एंटाइटलमेंट डिविडेंड। बेटा याद है आपने एक रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्लोज करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति एंटाइटल है किस लिए, डिविडेंड रिसीव करने के लिए। तो देखिए, कंपनी में क्लोज कर सकती है क्या बेटा अपना रजिस्टर, तो फिक्स रिकॉर्ड डेट फॉर डिक्लेयरिंग क्या बेटा, एंटाइटलमेंट टू रिसीव डिविडेंड। याद है ना? सेक्शन याद है किसी? कितना? वेरी गुड। सेक्शन 91 हमने पढ़ा था बेटा, और 91 में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी को अपना रजिस्टर्ड क्लोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लोज। हर्षिता, कितने दिन के लिए मैक्सिमम क्लोज कर सकते हैं? नालायकों करे क्या हो तुम लोग? हाँ जी, शीतल। 45 डेज। वन टाइम या लाइफ टाइम? लाइफ टाइम इन ईयर। एक साल में मैक्सिमम 45 दिन के लिए रजिस्टर क्लोज हो सकता है। अच्छा, वन टाइम की कंडीशंस क्या थी अंजलि? 30 डेज वन टाइम के लिए। उससे कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उससे ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एग्रीगेट 45 दिन के लिए क्लोज कर सकते थे, और वन टाइम में 30 डेज का सिचुएशन था। समझ में आया? तो ये तो सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल रेगुलेशन है उसमें। रेगुलेशन 16 कहते हैं प्रोवाइड अ फिक्सिंग ऑफ क्या बेटा, रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऑल शेयर होल्डर ऑन रिकॉर्ड डेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द शेयर्स शेयर एलिजिबल टू क्या बेटा, अब बेसी बात है, जो जो पर्सन का नाम किस में लिखा हो बेटा, रिकॉर्ड डेट पे जिसका मेंशन था, वो एंटाइटल है किसके लिए बेटा, अनलिस्टेड कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा सेक्शन फॉलो करेगी, सेक्शन 90। पर्सन एंटाइटल टू डिविडेंड सबसे पहला कौन, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। दूसरा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी, जॉइंट शेयर होल्डर है तो उनके नॉमिनीज। ठीक है, इंसॉल्वेंसी के केस में असाइनर को मिलता है, यानी असाइनी को, रिसीवर को। और कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो किसको मिलेगा बेटा, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो किसको मिलेगा, लिक्विडेटर को, सिंपल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसेट्स बाय द डिजीज पर्सन है, तो जो अकाउंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें बेटा, ई आईईएफ में, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। तो आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ही डिविडेंड को भी क्या करोगे बेटा, ट्रांसफर करोगे। ठीक है, पढ़ूंगा अभी क्या सिचुएशन है। नाउ एक बार इसको आप क्या कर लेंगे, ऊपर ही चार्ट का डायमेंशन है जो डिस्क्लोज किया गया है। डिविडेंड किसको मिल रहा है जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। भाई इतना तो आपने पढ़ा हुआ था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं बेटा जो इक्विटी से प्रायोरिटी मिलती है उनको। और दो चीजों में प्रायोरिटी मिलती थी, एक डिविडेंड में और दूसरे पेमेंट ऑफ कैपिटल में। किसमें? पेमेंट ऑफ कैपिटल में। पेमेंट ऑफ कैपिटल कब करते हो, जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो उस समय प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। या फिर जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है बेटा, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो ये क्या लिखा है। Preference share carry a preferential right on as dividend in accordance with the terms of issue. However, this right is subject to availability of distribution of profit, of course. Profit है तो ही तो dividend दोगे। हाँ, कह रहे since the dividend on preference shares is governed by the terms of issue already approved by the shareholder, the board may declare a dividend on such shares in accordance with the terms of issue। मतलब जब हम preference shareholder को dividend का जो situations होता है, अगर आपने याद है ना सेक्शन 55 पढ़ा था, इसके साथ आपने रूल 9 पढ़ा था,
तो मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर में जब हम इश्यू करते हैं तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? विच रेजोल्यूशन वी हैव टू पास एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? अरे बिहार तो होता ही है उल्लू। उसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन सारा पास होता है। अच्छा मुझे बात बताओ, आप जब सेक्शन 55 है रूल 9 में प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो, तो वहां पे आप एग्रीमेंट बनाते हो एक, क्या बनाते हो, जिसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ इशू। क्या बोलते हैं? अच्छा मुझे बताओ, जो टर्म्स ऑफ इशू आप बना रहे हो, इस टर्म्स एंड कंडीशन को कौन अप्रूव कर रहा है? एसआर, एसआर कौन पास करता है? मेंबर। तो मेंबर ने अप्रूवल दे तो दिया आपको, और उसमें आपने ये भी मेंशन किया होगा किस रेट से डिविडेंड पे करेंगे। हाँ, तो ये एक बात बताओ, क्या डायरेक्टर को जब जब प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं किसको, प्रेफरेंशियल होल्डर को, सॉरी सॉरी सॉरी, डिविडेंड इशू कर रहे हैं किसको बेटा, प्रेफरेंशियल होल्डर को, तो क्या उस समय मेंबर का अप्रूवल की जरूरत है? नहीं सर, पहले ही मेंबर दे चुके हैं अप्रूवल, ठीक है, एसआर पास करके। तो वही लिखा हुआ है इसमें, द राइट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर टू रिसीव डिविडेंड सब्जेक्ट टू ऑब्वियस अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। इट मे बी नोटेड दैट द राइट नॉट टू बी दिस और डिविडेंड बट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर। मतलब इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा जब जब कंपनी क्या इशू करेगी बेटा, डिविडेंड इशू करेगी, बट अगेन प्रॉफिट्स होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डिविडेंड और प्रेफरेंशियल होल्डर कैन बी पेड आउट ऑफ किससे बेटा, फ्री रिजर्व सब्जेक्ट टू इट्स डिक्लेरेशन, ठीक है। कहते हैं इवन डिविडेंड इज डिक्लेयर आउट ऑफ रिजर्व, यानी कि जो फ्री रिजर्व से उससे, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ द इन, ये पढ़ चुके ऑलरेडी आप लोग, priority over the equity shareholder in respect of paid dividend. However, when board declare interim dividend on equity shares, it's not necessary to declare interim dividend to preferential holder. Obvious सी बात है बेटा, interim dividend सिर्फ किसको मिल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उसमें प्रेफरेंशियल का कोई अधिकार नहीं है, उनको वही मिलेगा जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है। हाँ, प्रायोरिटी किसके ऊपर मिलेगी जी, if there are two or more class of preference share, the holder of the class which has priority to entitlement of the preference share before the dividend is paid in respect of other class। मतलब वही टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, दो क्लास के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, तो पहला हम राइट किसको दे रहे हैं बेटा, क्लास वन को, फिर हम किसको दे रहे हैं, क्लास टू को, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लास वन को, ठीक है, वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे ही डिपेंड रहेगा। However, if terms and condition are silent है तो डिविडेंड shall be क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है बेटा, प्रो राटा बेसिस पे। In case of interim dividend, while preferential holder need not to necessary to be paid dividend before the interim dividend paid, equity shareholder, the board should take into account such sum as would be necessary to pay dividend on the preferential holder before the consider the interim dividend। ठीक है, interim dividend इसको देने की कोई जरूरत नहीं, एक केस है उसको कर लेना है। क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड किसको मिल रहा है, डीवीआर को। डीवीआर याद है आपको, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब मुझे बताओ, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएशन होता है, आपको डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है या वोट ज्यादा मिल रहा है। तो अगर किसी ने लिया सिर्फ डिविडेंड वाला तो उसको मिलेगा, अच्छा किसी ने सिर्फ वोटिंग राइट वाले डीवीआर लिए हैं तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसको पढ़ाने की भी नीड नहीं बेटा, जस्ट रीड इट। क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड किसको मिलेगा, अगेन जस्ट रीड इट। आपने वो पढ़ा हुआ सेक्शन 11 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, मैंने आपको बताया था कि बेनिफिशियल जो होल्डर्स होते हैं उनका रजिस्टर्ड किसके पास मेंटेन होता है, डिपॉजिटरी के पास। या फिर सेक्शन 89 पढ़ा होगा आपने, जहां पर आपको डिस्क्लोज करना होता है कि यू आर ओनर, आप क्या है बेटा, ओनर है, ही जस्ट रजिस्टर्ड ओनर, और मैं क्या हूँ, बेनिफिशियल ओनर। तो डिपेंडेंट किसको मिलेगा, बेनिफिशियल ओनर को, ना कि रजिस्टर्ड ओनर को। तो इसको भी जस्ट क्या करेंगे बार हम, तो सेक्शन 89 पढ़ा चुका हूं आपको। हाँ, तो वहां पे हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वेवर ऑफ राइट टू डिविडेंड, क्या मैं अपना वेवर कर सकता हूँ डिविडेंड का राइट? तो कहते हैं रिसिप्ट्स ऑफ डिविडेंड इज अ राइट ऑफ शेयर होल्डर, नॉट एन ऑब्लिगेशन। देयर इज नो प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट टू डील विद द वेवर ऑफ डिविडेंड, हेंस सच प्रोविजन में बी कंटेन इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी। फर्दर सच वेवर कैन बी आइदर फुल और पार्शियल। मतलब कंपनी एक्ट ने सच कोई प्रोविजन नहीं बताया हमें। हाँ, कंपनी चाहे तो इसको कहाँ मेंशन कर सकती है, एओए में, वहां पे लिख सकती है कि अगर आप वेव करना चाहते हैं तो कैसे वेवर होगा, और उस वेवर डिविडेंड का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। समझे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत को परेशान, बोलो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कौन बेसिकली अनाउंस करता है, डिविडेंड डायरेक्टर्स, और जो पावर है डिक्लेयर करने की किसके पास है, मेंबर्स के पास, बट ये फाइनल डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में। बट अगर इंटरम डिविडेंड मिल रहा है तो बोर्ड इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं बेटा, अगेन इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है बेटा, पढ़ लेना ओनली। क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन डिविडेंड ऑन अनकंडीशनल। कहते हैं ऑल रिक्विजिनस अप्रूवल शैल बी ऑब्टेन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस
अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन कोलैबोरेशन, कंप्लायंसेस विद एनी अदर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कोई और कंडीशन उसमें लगी हुई है या फिर अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था ना आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में, आपको देखना पड़ेगा कोई लीगल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई है। तो अगेन इसको हम क्या करेंगे, जस्ट रीड पढ़ चुके हो दोस्तों सारा। ओके, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। डिविडेंड किसके बेटा, सुनो, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये सुनो उसको ना इस पे लगा दो, इस वाले पे लगा दो। अभी तक हम बहुत सारे सिचुएशन ऑन तो कर लो उसको। ठीक, सुनो भैया, याद है मैंने आपको SS1 कराया था, कहाँ पढ़ा था अपने SS1? जर्नल मीटिंग में। ये वाला कान के नीचे खोगे, ये वाला SS1, ये किससे रिलेटेड है बेटा, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। SS2 कहाँ पढ़ा था आपने? अब एक आता है SS3, और ये है किसको लेके बेटा, डिविडेंड को लेके। किसको लेके, डिविडेंड को लेके। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। और इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 3 को। किसको पढ़ने वाले हैं बेटा, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 3 को। देखिए सर, कहते हैं एज पर सेक्शन 130, सॉरी 123 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, कहते हैं अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग कौन सा डिविडेंड, अगर कोई इंटरम डिविडेंड आप दे रहे हो, शैल बी डिपॉजिट एक शेड्यूल बैंक में इन सेपरेट अकाउंट में विद इन कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। सुनो, जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, वहां से 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर अमाउंट को, यानी कि कंपनी अपने पास नहीं रख सकती उस अमाउंट को। मैंने याद है आपको बताया था कि एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, वो डेट बन जाता है। नाउ इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू पे दिस अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स। याद है ना नलाई को। हाँ जी, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एनी अमाउंट विच रिमेन अनपेड या फिर अनक्लेम्ड आफ्टर कितना, पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर पे करना पड़ता होगा। हाँ, तो ये ट्रांसफर कर दोगे आप किसमें, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट्स में, टू बी ओपन बाय कंपनी। सुनो, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 दिन के अंदर अंदर कहाँ ट्रांसफर कर दोगे इस अमाउंट को, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, है ना। अब उस अकाउंट में 30 दिन तक रहेगा। कितने दिन तक, यानी कि 30 दिन तक रहेगा, मतलब आपको पेमेंट करनी 30 दिन के अंदर। अगर मान लो उस 30 दिन के अंदर अंदर किसी को पेमेंट नहीं हुआ है, डिविडेंड क्या रह गया है, अनपेड अनक्लेम्ड रह गया, मतलब ना तो किसी ने क्लेम करा और ना ही हमने पे करा। फिर आप उस अमाउंट को 30 दिन के बाद कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। किसमें बेटा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, यानी कि अब वो पर्टिकुलरली 30 दिन के बाद इस अकाउंट में चला गया। बोलो यार। SS3 hereby clear that dividend shall be deposited in a separate bank account within 5 days from the date of declaration and shall be remained कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा फ्रॉम द डिक्लेरेशन। यस और नो। हाँ, तो कहते हैं द इंटरमीनिंग हॉलीडे इफ एनी फॉलिंग ड्यूरिंग सच पीरियड शैल बी इंक्लूड, अगर कोई हॉलीडे वगैरह आता है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हॉलीडे को एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है। बोलो बच्चों। हाँ जी, बाय द एमसी की सर्कुलेशन आई थी एग्जामिनेशन को लेके, कहते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट डिविडेंड इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई टू कौन सी कंपनी, जिसको पूरा का पूरा अमाउंट कौन पे कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों ने मिलके कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। देखो इसका ना साथ के साथ हम एक चार्ट भी बनाएंगे, बट उससे पहले सिचुएशन समझते रहिएगा। क्या लिखा हुआ है, कंसिडरिंग द अबव रिक्वायरमेंट देयर बाय मे बी टू सिचुएशंस या टू सिनेरियो बन सकता है। पहला सिनेरियो नंबर 1, क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड क्लेम्ड विद इन 30 डेज। अब सुनो ध्यान से, कहते हैं वन सेपरेट बैंक अकाउंट इज ओपन, मतलब एक बार सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन आपने कर लिया बाय कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ क्या बेटा, डिविडेंड, एंड द एंटायर डिविडेंड इज पेड फ्रॉम सच अकाउंट एंड नो बैलेंस स्टैंड इन क्रेडिट्स। ठीक है, मतलब कोई भी अमाउंट नहीं बचा, द सेम सेपरेट बैंक अकाउंट में बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्या बेटा, डिपॉजिट और डिविडेंड डिक्लेयर इन फ्यूचर ईयर, मतलब कभी भी फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो उसी अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एज लॉन्ग एज द एंटायर डिविडेंड इज पेड
या क्लेम फ्रॉम सच अकाउंट, नथिंग इज लेफ्ट अनपेड। सुनो दोस्तों, मतलब अगर 100% अमाउंट पे हो चुका है, कुछ भी उसमें नहीं बचा हुआ है, तो वो अकाउंट बंद नहीं करोगे। फ्यूचर में कभी भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तो उसी को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। अब जरा सुनना ध्यान से, सिनेरियो नंबर 2 क्या कहता है। अगर डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम्ड रह गया आफ्टर 30 डेज, क्या रहेगा मैडम? कहते हैं इन सच सिचुएशन नोमेनक्लेचर ऑफ सेपरेट अकाउंट ओपन बाय द कंपनी मे बी चेंज टू, क्या बेटा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो सुनो, वही अकाउंट क्या बन जाएगा? मतलब कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा, वही अकाउंट क्या ट्रीट हो जाएगा? आफ्टर द सेट 30 पीरियड इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ डिफरेंट अकाउंट फॉर द ट्रांसफरिंग डिविडेंड टू अनपेड अकाउंट, ठीक है। हाउएवर इन दिस सिचुएशंस सेपरेट बैंक अकाउंट नीड टू बी ओपन फॉर द फ्यूचर डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी। समझ में आया ना? यानी कि अगर फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करोगे फिर अलग ओपन करना पड़ेगा। समझ में आया दो सिनेरियो किस तरह से काम कर रहे हैं? देखो इस तरह, सुनो ध्यान से, कंसंट्रेशन से। अब यहाँ पर हम एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है? क्या बना रहे हैं? और ये चार्ट है हमारा सेक्शन 123 सबसेक्शन 4, जिसको हम रेड कर रहे हैं किसके साथ? SS3 के साथ। किसके साथ? SS3 के साथ, ठीक है। बोलो जी। हाँ, अब सुनो, ये है कंपनी, ठीक है। और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड, क्या बेटा? रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर। अच्छा, ये वाली सिचुएशन कौन से केस में होगी? ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है? फाइनल है। कौन सा है? अच्छा, अगर इंटरम डिविडेंड है तो क्या मेंबर की नीड है वहां पे? नहीं सर, उस समय हमें मेंबर की कोई खासा नीड नहीं है। डायरेक्टर ही डिक्लेयर करेंगे, डायरेक्टर ही उसमें क्या कर देंगे बेटा? रिकमेंड कर देंगे। समझ में आया? बट क्या ये जो सिनेरियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वाले में इंक्लूड है इंटरम डिविडेंड भी? यस, यहाँ पे इंक्लूड है क्या? इंटरम डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें इंटरम डिविडेंड में क्या है बेटा? इंक्लूड है, ठीक है। हाँ, अच्छा आपने डिक्लेयर कर दिया, तो जिस भी डेट पे आपने डिक्लेयर किया वहां से कितने दिन के अंदर, विद इन 5 डेज, कितने दिन के अंदर, तो आप ट्रांसफर करोगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड को। अमाउंट ऑफ, कहाँ पे? एक शेड्यूल बैंक में आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। सेपरेट बैंक अकाउंट कहाँ पे? शेड्यूल्ड बैंक में। अच्छा अब सुनो, ये जो सेपरेट बैंक अकाउंट है यहाँ पे डिविडेंड आ गया, बोलो कितने दिन तक रहेगा यार? यानी कि विद इन 30 डेज, विद इन कितने दिन? 30 डेज, अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट पेड, मतलब ये क्या हो जाना चाहिए बेटा? पेड हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यार। हाँ। अच्छा सुनो, अगर पे नहीं होता है, इफ नॉट, या यू कैन से इसमें ऐसा लिख लो, इफ सम अमाउंट रिमेन, क्या? अनपेड या फिर अनक्लेम्ड, ठीक है। तो उसके बाद आप ये अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे कहाँ? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट ट्रांसफर इन
अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और अब ये यहाँ पे रहेगा करीब करीब 7 साल तक। कितने साल तक? अब सुनो ध्यान से, कंसंट्रेशन से सुनते रहिएगा भैया मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, सेपरेट अकाउंट, कहाँ पे, उसके बाद अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट हो गया ठीक है, नहीं तो फिर ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, यानी कि कोई भी अनपेड डिपेंडेंट अकाउंट अगर कोई अनपेड रह जाता है तो इस अकाउंट में चला जाता है। अब सुनो, इस अकाउंट को लेके एक सिनेरियो, केस 1 और केस 2। इफ ऑल अमाउंट पेड आउट ऑफ सेपरेट अकाउंट, ठीक है, बोलो। हाँ मतलब कुछ भी अनक्लेम नहीं है, यानी कि इस सिचुएशन में क्या बोल रहे हो बेटा, नो अनपेड और अनक्लेम्ड अकाउंट, ठीक है। ना तो कोई पेड, ना तो कोई अमाउंट क्या है बेटा, अनपेड है, और ना ही कोई क्या है। अच्छा, तो इसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, देन यूज्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब फ्यूचर में कभी भी आप डिविडेंड की पेमेंट करोगे आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसी अकाउंट को आप क्या कर सकते हो बेटा, यूटिलाइज कर सकते हो। समझ में आ रही है? बोलो। हाँ जी सर, क्लियर है। अच्छा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या रहा है, इफ एनी अनपेड या फिर अनक्लेम अमाउंट रहता है, ठीक है। तो भैया इस सेपरेट अकाउंट को, किसको, सेपरेट बैंक अकाउंट को हम ट्रीट कर लेंगे, ट्रीटेड एज क्या, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यानी कि आपको कोई सेपरेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। अब सुनो, तो इसका मतलब अगर मुझे फ्यूचर में डिविडेंड पे करना है तो, इन केस ऑफ फ्यूचर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आपको फिर सेपरेट अकाउंट ओपन करना है, फिर इसी को चला लोगे काम, फिर आपको ओपन करना पड़ेगा, ओपन अ सेपरेट अकाउंट, ओपन एन अ सेपरेट अकाउंट, आपको अलग से बेटा क्या करना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। समझ में आया? ये लिखो, और हाँ जैसे बनाया वैसे ही बनाना, क्योंकि उसमें और भी चीजें ऐड होंगी, ठीक है।
ये वाला सिचुएशन ना थोड़ा अलग से ही लिखना, ठीक है, वरना एक ही में हौच पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्राइटेरिया पता लग गया, 5 दिन, 30 दिन और 7 साल। ठीक है, यहाँ पे कब तक रहता है ये? 7 साल तक रहेगा। अगर किसी ने क्लेम कर लिया ठीक है, नहीं कर लिया तो इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा EIPF में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर 7 ईयर, और फिर लाइफ टाइम के लिए कहाँ रहेगा? IEF में। ठीक है, वहां से क्लेम करने का भी प्रोसीजर है, बताऊंगा आपको आज। हो गया, ये वाला हो गया। जल्दी करो फटाफट से। हो गया बच्चों? और ही जगह, रुक जाओ, यहाँ तक हो गया सबका? ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट तक का। यहाँ जल्दी करो। ब्रिजेश सर ने कल क्लास ली थी? परसों? परसों तो मैसेज किया था उनको क्लास के। उससे भी नहीं हुई थी? लगता है मैं ही शुरू करूंगा वैसे। उन्होंने भी ACLM कुछ पढ़ा है? उसके बाद नहीं हुई क्लास? इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ भी शुरू हुआ ही नहीं। तो ठीक है, फिर मैं ही करूंगा शुरू, ठीक है। ये यार हमारा तो शुरू हो जाता है अभी, बट सर्कमटेंसेस आर नॉट इन आवर फेवर। हो गया दोस्तों। अच्छा, वैसे मेरी एक ही तो छुट्टी हुई है शायद, ट्यूसडे वाली, है ना? आज तो थर्सडे है। अभी जल्दी आ गए। नहीं, फिर वहां पे मेरा कुछ काम था नहीं, मैं रोक के करूंगे मैं देखो। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? सो ना, फिर बोला
सो यहाँ तक कोनो दिक्कत कोनो परेशानी? अब देखो क्या लिखा हुआ है, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू किसको, नॉन रेसिडेंट मेंबर को। यानी कि भाई बात बताओ, मेंबर तो आपके फॉरेनर भी हो सकते हैं ना यार, उनको भी तो डिविडेंड पे करोगे। हाँ तो देखो, डिविडेंड कैन बी रेमिटेड टू किसको, नॉन रेजिडेंट मेंबर, प्रोवाइडेड इट अलाउड अंडर द टर्म्स ऑफ द परमिशन गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आरबीआई के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से करो। कहते हैं फॉर रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, कहते हैं नॉन रेजिडेंट मेंबर द कंपनी शेल अप्लाई टू ऑथराइज डीलर अलोंग विद द क्या बेटा, डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड टू द ऑथराइज डीलर फॉर द पर्पस। कहते हैं ऑथराइज डीलर में अलाउ क्या बेटा, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द, मतलब भाई अगर आप नॉन रेजिडेंट मेंबर को करना चाहते हो तो आरबीआई के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी ऑथराइज डीलर के जरिए। किसके जरिए, क्या लिखा हुआ है भाई, इक्विटी शेयर्स के केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, है ना। प्रेफरेंस शेयर के केस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लगा रखे होंगे, वहां पे आप फिक्स कर दोगे क्या, डिविडेंड का rate। समझे। देखो आगे क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन in case of the company has incurred loss during the current financial year up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of the interim dividend, such interim dividend shall not be declared at the rate higher than the average dividend declared by the company immediate। वही जो आपने अभी पढ़ा था कि अगर कंपनी को लॉस है इस क्वार्टर में, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इंटरम डिविडेंड देना चाहते हो, तो वो जो डिविडेंड दे रहे हो लॉस होने के बाद भी, तो वो इंटरम डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। अगर बेटा इन केस ऑफ कंपनी ने आज तक डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है, फिर ऑफ कोर्स ये कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। मोड्स ऑफ पेमेंट, कैसे पे करोगे डिविडेंड, कैश पे कर सकते हो, चेक के फॉर्म में, वारंट के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक मोड। 90% आज के डेट में, 90% क्या, 100% पेमेंट किससे होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मोड, सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अच्छा कैश, कैश क्या हो, कैश में पेमेंट अलाउड है क्या, होता था पहले, अब नहीं है बेसिकली। डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड, ऑफ कोर्स अगर आप काइंड दे रहे हो तो बोनस में आ जाएगा ना भाई। हाँ जी, तो कहते हैं वेर कंपनी गिफ्ट करती है क्या बेटा, अपने shareholder को share held by another company under a scheme, it is nothing but payment of dividend kind when explicitly prohibited under section 123, hence such scheme could not be have sanction। मतलब अगर ऐसे कोई स्कीम बना रहे हो आपके, आप शेयर्स गिफ्ट कर रहे हो एज अ डिविडेंड, तो भैया आप फिर डिविडेंड थोड़ी दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, काइंड्स के फॉर्म में कुछ पेमेंट कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं है। सेक्शन 123 इसको प्रोहिबिट करता है, क्या करता है बेटा। तो कहते हैं डिविडेंड पेबल इन कैश में बी पेड थ्रू द, क्या बेटा, चेक से, वारंट से, या एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड से अप्रूव बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लोजली हेल्ड कंपनी या लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है, शेल ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ परचेजिंग डिमांड ड्राफ्ट ऑन द नेम ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब आप क्या कर सकते हो बेटा, डिमांड ड्राफ्ट पहले चला करते थे दोस्त, डिमांड ड्राफ्ट का कौन सा पता था, अब नहीं चलता है, ठीक है। इन सिचुएशन डिविडेंड वुड बी ट्रीटेड द पेड द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बाय द बैंक डेबिटेड dividend account in the company, where the payment of dividend not possible through the electronic mode, such dividend shall be paid by way of check, या फिर किससे बेटा, वैसे तो आज के डेट में ऐसा होता नहीं, बट मान लो आपका बैंक अकाउंट हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम आपके नाम पे क्या इशू कर सकते हैं, चेक। जब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपसे हो नहीं पा रही तो हमको क्या देंगे, चेक दे देंगे, ठीक है। बट मोस्टली आज के डेट में ऐसा नहीं होता, 90% कैश नहीं, ऑनलाइन ही मिलता है। आपको कैसा मिलता है बेटा, द चेक या वारंट shall be sent by the registered address to the member, obvious सी बात है। एंड इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर है, तो रजिस्टर्ड एड्रेस किसका बेटा, जिसका नाम पिछले प्रेफरेंस में लिखा होगा वहां हम भेज देंगे, फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज क्या बेटा, pilfered the fraudulent encashment of the dividend warrant by the unauthorized person, कंपनी शुड क्या बेटा, असर्टेन फ्रॉम द मेंबर द बैंक अकाउंट, मतलब आप बैंक अकाउंट लोगे, उसका नाम लोगे, ब्रांच एक्सेट्रा, वो सारी डिटेल उस वारंट में फिल आउट कर दोगे ताकि उसका कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। व्हेन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स मेड, वारंट द नेम ऑफ द बैंक एंड अकाउंट नंबर इफ अवेलेबल सो मेंशन इन द वारंट आफ्टर द नेम, नॉट अवेलेबल तो एड्रेस मेंशन कर दोगे जो भी मेंबर ने आपको दिया हुआ है। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू वारंट, इफ इट चेक पेबल एट पार, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक्सेस 1000 रुपीज, 1500, मतलब 1500 ज्यादा है, द कंपनी शैल इंश्योर द सच डिविडेंड वारंट एंड चेक, आइदर किससे भेजोगे, स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से, किसको बेटा, मेंबर के एड्रेस में, अगर 1500 से ज्यादा है तो। इनिशियली अच्छा सबसे बेस्ट क्या है कंपनी के लिए, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करना भाई, वारंट चेक देना, फिर वो पोस्ट करवाओ, ये करवाओ, बड़े लफड़े हैं सब। तो बेटर क्या रहता है बेटा कि आप चेक से ही पेमेंट करो, किससे पेमेंट करो,
तो कहते हैं इनिशियली वैलिड इफ द डिविडेंड चेक एंड वारंट शैल बी 3 मंथ्स। कितने टाइम के लिए वैलिड होता है ये? 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। डिविडेंड चेक या फिर डिविडेंड वारंट्स जो है शैल बी अकम्पेन्ड बाय द स्टेटमेंट इन राइटिंग शोइंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड, फोलियो नंबर, डीपीआईडी। डीपीआईडी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की आईडी होती है बेटे, क्लाइंट आईडी नंबर, शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने होल्ड करके हैं, ये सारी डिटेल वगैरह उसमें मेंशन करोगे आप, ठीक है। डिविडेंड शैल बी पेड प्रोपोर्शनेटली पेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, नथिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन deemed to be prohibit the capitalization of profit for the purpose of fully paid bonuses। मतलब ये सेक्शन fully paid bonuses के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको आप प्रोहिबिट नहीं करते। नो डिविडेंड शैल बी बेयर इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, इस पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। सुनना है? बोलो यार। नहीं यार तुम्हें? क्या लिखा हुआ है? लाइबिलिटी टू पे फाइनल डिविडेंड, अंतिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। कहते हैं while analyzing the nature of provision made payment of dividend, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द होल प्रोसेस ऑफ द, क्या बेटा, वजीर सुल्तान टबैको कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आंध्र प्रदेश हैदराबाद held in it is no doubt true that the recommendation of the director for the payment of dividend does not create any kind of liability for the payment of dividend। मतलब डायरेक्टर ने डिक्लेयर करा है या रिकमेंड किया है? रिकमेंड किया, तो वो ऑब्लिगेटरी नहीं है जब तक उसको कौन अप्रूव ना कर दे, मेंबर। तो कहते हैं liability for payment of any amount by way of dividend only arise when shareholder accept the recommendation and dividend declared in AGM of the company। मतलब सुनो भाई, डायरेक्टर ने रिकमेंड किया तो इसका ये मतलब नहीं ऑब्लिगेटरी हो गया, ठीक है। डिक्लेयर होने पे क्या होगा बेटा, वो ऑब्लिगेटरी। डिक्लेयर कौन करेगा? मेंबर। इट इज ओपन टू डायरेक्टर टू मॉडिफाई और विड्रॉ द रिकमेंडेशन। मतलब ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो या तो रिकमेंडेशन को क्या करे, मॉडिफाई, या तो वापस ले ले, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर द सेट रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर के एक्सेप्ट करने से पहले। अच्छा, एक बार एक्सेप्ट हो गया तो फिर ऑब्लिगेशन हो जाएगा भैया, फिर पे करना पड़ेगा, फिर वहां पर आप रिकमेंड या उसको वापस से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज नॉट ओपन टू शेयर होल्डर नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द, ऑब्वियस सी बात है, इंटायरली मॉडिफाई द सेम। मतलब ये अगेन शेयर होल्डर के ऊपर है, वो एक्सेप्ट करे या मॉडिफाई करे या कुछ भी करे, रिजेक्ट कर दे, ये शेयर होल्डर के ऊपर है, ठीक है। द लीगल लाइबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली अराइज आफ्टर द शेयर होल्डर ऑफ द एजीएम, मतलब जब डिसाइड पढ़ा चुका हो गया ऑलरेडी यार ये। हाँ, तो तभी आएगी बेटा लाइबिलिटी जब डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कौन कर ले, शेयर होल्डर। समझे? नो, अभी तो गए, देखो क्या लिखा हुआ है, नो डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड या पेड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। सुनो, अगर आपने क्या करा हुआ बेटा, डिपॉजिट्स की पेमेंट नहीं करी है, तो उस केस में आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अंडर सेक्शन 123 subsection 6 of Companies Act 2013 provide that a company which failed to comply with the provision of section 73 74, तो भैया आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो जब तक आपने इस फेलियर को सही नहीं कर लिया। समझे? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अभी आपने पढ़ा था अनपेड डिविडेंड अकाउंट, भाई सेक्शन 123 यहाँ पे समाप्त हो गया है ना। अभी जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है ना सेक्शन 124 में, ये क्या कहता है सर? देखो ध्यान से, अगेन आधे से ज्यादा चीजें पढ़ चुके हो, बस एक बार इसको रीड करना है। कंपनी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन ए शेड्यूल बैंक, कितने दिन के अंदर? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन इन केस ऑफ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड और क्लेम बाय शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब ना तो आपने पे किया और ना ही सामने वाले ने क्या करा बेटा, डिक्लेयर्ड क्लेम किया। तो कंपनी शेल विद इन कितने दिन के अंदर? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days। मतलब सुनो, तो जो आपने पढ़ा था ना 30 दिन की एक्सपायरी के बाद ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितने दिन के अंदर ट्रांसफर कर दोगे? 7 दिन के अंदर। ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन अनपेड और अनक्लेम्ड इन ए स्पेशल अकाउंट ओपन बाय द कंपनी इन बिहाफ ऑफ द शेड्यूल बैंक, क्या बोलते हैं उसको? सुनो, ये क्या अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है या वही अकाउंट ट्रीट हो जाता है? अच्छा, कंपनी शेल विद इन कितने, मेकिंग द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे जिसमें क्या होगा, नाम, देयर लास्ट नोन एड्रेस, किसका, शेयर होल्डर की बात हो रही है, अनपेड डिविडेंड टू बी पेड टू ईच पर्सन इन प्लेस वेबसाइट ऑफ अ कंपनी अगर कोई है तो, एंड ऑल्सो एनी अदर वेबसाइट अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस ऑन फॉर्म मैनर अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखो इधर देखो ध्यान से। यहाँ पे अपने अमाउंट ट्रांसफर किया था, सुनो,
ये आफ्टर 30 डेज के बाद ट्रांसफर करना है, बट कितने दिन के अंदर? विद इन 7 डेज। अच्छा, विद इन 7 डेज कहां से? फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, है ना? फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, मतलब जिस दिन आपके 30 दिन एक्सपायर हुए, वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आप इसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? यार एक बात बताओ, ट्रांसफर करना है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली करना है? नहीं, वो उसी अकाउंट में रहेगा। तो फिर ये 7 दिन का कोई लॉजिक है? नहीं सर, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, जब ये लॉ आया था तब एक सेपरेट सिचुएशन बनती थी, बट आज के डेट में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं। अच्छा, एक बार आपने अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इसको साइलेंट कर लो। अच्छा लगे तो उड़ जाएगा ये। तो बेटा ये प्रिपेयर करेगी एक स्टेटमेंट। क्या करेगी बेटा? प्रिपेयर करेगी स्टेटमेंट जिसमें वो सारा डिटेल मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा? डिटेल अबाउट शेयर होल्डर, ठीक है, जिन्होंने क्लेम नहीं किया है, अनपेड, या फिर क्या रह गया, अनक्लेम्ड, जैसे उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका अमाउंट कितना क्लेम्ड नहीं हुआ है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर दोगे। और स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है कितने टाइम के अंदर आपको? विद इन 90 डेज। कितने दिन के अंदर? 90 डेज फ्रॉम दी ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर हुआ वहां से 90 डेज के अंदर। लो, इसको ऐड कर लो फटाफट से। देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बोलो यार। हो गया? एनओसी। देखो, कहते सर सेक्शन 124 सबसेक्शन 5 प्रिस्क्राइब, क्या लिखा हुआ है? एनी अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ था किसमें? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ऑफ अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ दिस सेक्शन व्हिच रिमेन अनपेड एंड अनक्लेम फॉर द पीरियड ऑफ कितना बेटा? 7 साल, बता चुका हूं ऑलरेडी। यानी कि यहाँ पे कितने साल तक रहेगा वो? फ्रॉम द डेट ऑन सच ट्रांसफर ऑफ द सच ट्रांसफर, सॉरी, such transfer shall be transferred to the कहाँ पे बेटा? Company along with interest accrued, if any, their own investor education protection funds, and the company shall send the statement to prescribed form, detail and transfer authority to such administration funds and authority shall issue the receipts of the company to evidence of such transfer। सुनो, 7 साल के बाद ये सारा का सारा डिविडेंड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड्स। ठीक है, यानी कि 7 साल तक आप क्लेम कर सकते हो, उसके बाद भैया आप क्लेम नहीं कर पाओगे। हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से भी हम कुछ क्लेम कर सकते हैं, बट उसके रिगार्डिंग एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दिस इज ऑलरेडी डन। ठीक है, ये कुछ इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन 123 कंप्लीट, सेक्शन 124 कंप्लीट। अब आता है सर सेक्शन 125 कम। अगेन इसको सिर्फ रीड ही करना है, इसमें कुछ पढ़ाना भी नहीं मेरे को आपको, बट हाँ इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ढंग से देखेगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कितने सितंबर को बेटा? 7 सितंबर 2016 को स्टैब्लिश करती है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड्स अथॉरिटी। किसको स्टैब्लिश करती है बेटा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, आईईएफ
अथॉरिटी को सेटअप करती है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। यानी कि जो आईएएफ में फंड्स रहेगा उसको कोई ना कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना उसको गवर्न करने के लिए, तो उसके लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया है, ठीक है। तो कहते हैं द अथॉरिटी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड्स मेक रिफंड द शेयर्स। देखो क्या कह रहा है, इसका काम क्या है बेटा, शेयर्स को रिफंड करना, या फिर अनक्लेम डिविडेंड को रिफंड करना, या फिर मेच्योर डिपॉजिट को रिफंड करना, या डिविंचर्स को एक्सेट्रा टू इन्वेस्टर एंड प्रमोट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स। सुनो, यानी किस तरह सुनो, जैसे मान लो डिपॉजिटर है, उसको पेमेंट होना था, डिपॉजिटर को पेमेंट करने के लिए क्या सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, डीआरआर, डिपॉजिट रीपेमेंट अकाउंट, है ना। बोलो यार। हाँ जी। तो उस अकाउंट से पेमेंट करना था, नहीं हुआ, वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा, आईएफएफ में। डिपॉजिट, सॉरी, डिविंचर्स को पेमेंट करनी थी डीआरआर अकाउंट से, वो भी नहीं हुई, वो भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आईपीएफ में। और इन फ्यूचर में अगर आपको अपना अमाउंट क्लेम करना हो तो आप किसके पास जाओगे, कंपनी के पास या आईएफ के पास, आईएफ अथॉरिटी के पास जाएंगे, और ये आपको बेटा वो पैसा वापस करेगी, वो रिफंड करेगी, ठीक है। क्या क्या रिफंड कर सकते हैं बेटे, जो डिविडेंड अनक्लेम्ड था वो, जो शेयर्स थे, ऑब्वियस बात है ना, सुनो, जब तुम्हें डिविडेंड ही नहीं मिला 7 साल तक तो वो शेयर पे सस्पिशंस आ गया ना कि शेयर्स किसके नाम पे हैं, तो वो हम सारा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आईएफएफ में। इन फ्यूचर में देखते रहना भैया वहां पे आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन 125 सबसेक्शन 2, फॉलोइंग अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू, इस फंड्स में कहाँ कहाँ से पैसा आता है वो हम देखेंगे। देखो, कहता है अमाउंट गिवन बाय किसके द्वारा, बाय वे ऑफ, आफ्टर द एप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट्स। याद है ना, एप्रोप्रिएशन पढ़ा था आपने सीएसईटी में, मतलब अप्रूवल मिल जाए किससे बेटा, पार्लियामेंट से, ऑन बिहाफ ऑफ विच यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ फंड्स, जो भी इस फंड्स को जिस पर्पस के लिए बनाया होगा, लिखा हुआ ना इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, यानी कि इन्वेस्टर को एडुकेट करने के लिए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कुछ तो करती होगी आईपीएफ, उसमें यूटिलाइज होगा, ठीक है। ये फिर डोनेशन टू द फंड्स बाय किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई कंपनी, या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन अगर पैसा दे रहा है वो भी इसमें आ सकता है पैसा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब से जरूरी नहीं है इसमें डिविडेंड ही है, जरूरी नहीं इसमें डिपॉजिट ही आए, जरूरी नहीं इसमें डिवेंचर का अमाउंट ही आए, इसमें अदर मोड से भी पैसा आ सकता है, और वो पैसा अथॉरिटी यूज करेगी फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। या फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, तो बोल लो हड्डियों थोड़ा ना। हाँ, तो पहले कौन दे रही है अमाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। फिर आ रहा है गवर्नमेंट से ये, बट किस फॉर्म में आ रहा है, हाँ, देयर इज अ डिफरेंस, ओके। फिर किससे आ रहा है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अमाउंट इन द जनरल रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ किसका बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, विच हैज बीन ट्रांसफर्ड अमाउंट अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड स्टूड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। यानी कि जो पुराने एक्ट में अमाउंट ट्रांसफर था, कोई अनक्लेम अकाउंट तब भी होगा डिविडेंड वाला, तो वो अमाउंट अगर उसमें कुछ रह गया तो वो भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आईईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट लेइंग इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 205 सबसेक्शन, अच्छा सुनो, ऊपर वाला कह रहा है कोई अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट से ट्रांसफर हुआ था पिछले एक्ट में। अब ये क्या कह रहा है, जो पिछले एक्ट में इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड था उसमें तुमको पैसा है, वो भी किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले एक्ट वाले इसमें, समझ में आया। इंटरेस्ट या अदर इनकम रिसीव आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय दिस फंड, अब मान लो इस फंड्स ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, उससे रिटर्न आ रहा है, तो वो भी इसका सोर्स हो सकता है फंड से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अमाउंट रिसीव अंडर सेक्शन कौन सा, 38 सबसेक्शन 4 में, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी ड्यू फॉर रिफंड्स, ठीक है, मतलब जो रिफंड्स वगैरह करना था कंपनी ने वो नहीं किया, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आईपीएफ में। मेच्योर डिपॉजिट अदर देन बैंक वाला, mature debentures या interest accrued on amount of this, sale proceed of fractional shares arising out the issuance of the bonus merger, इन सब चीजों से जो भी फंड्स आएगा वो सारा कहाँ ट्रांसफर होगा, ये सारा पढ़ लेना भैया ये। रिडम्पशन अमाउंट हो गया, अदर प्रिस्क्राइब अमाउंट जो भी होगा वो सारा, जैसे अमाउंट मेंशन इन दिस पर्टिकुलर क्लॉजेस जो अपने ऊपर आपने पढ़े, शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, रिजल्टेंट बेनिफिट अराइजिंग आउट द शेयर्स हेल्ड बाय द अथॉरिटी, या कोई भी ग्रांट्स, कोई भी फीस, कोई भी चार्ज जो भी अथॉरिटी ने आपके ऊपर लगाया है वो, कोई भी सम अथॉरिटी को मिला है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या ऑल इनकम जो भी अर्न करी है किसने बेटा, अथॉरिटी ने, ये सारा सिचुएशन है बेटा। एक बार इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, बट देखो ये तो एक बेसिक सिचुएशन था कि जहाँ पे आईएएफ में फंड्स कहाँ कहाँ से आता है वो हमने डिस्कस किया। अब मान लो इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड से अगर मुझे पैसा चाहिए होगा,
एक कंपनी को कुछ पैसा वहां ट्रांसफर करना होगा तो उसका मतलब प्रोसीजर होगा ना। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो वो प्रोसीजर क्या है वो इधर देखो। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसका? रूल 5 क्या पढ़ेंगे? तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑफ अथॉरिटी अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड रूल 2016, इसके रूल आए थे बेटा 2016 में। ठीक है, कहते हैं डिटेल प्रोसीजर टू ट्रांसफर, क्या लिखा हुआ है? अनपेड या फिर अनक्लेम डिविडेंड टू आइए अब सुनो, अनपेड डिपेंडेंट अकाउंट से या अनक्लेम्ड जो अमाउंट रह गया उसको ट्रांसफर करना है कंपनी ने किसको? आईएमएफ में। उसका प्रोसीजर दिया हुआ। आर यू गेटिंग मैं क्या करूं? तो यहाँ पे ट्रांसफर कहां से हो रहा है? कंपनी ट्रांसफर कर रही है अनपेड डिविडेंड अकाउंट से, कहां पे? आईएफए में। उसका प्रोसीजर, ठीक है? तो देखो क्या अमाउंट किसमें है लिखा बेटा? अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड बाय द कंपनी टू द फंड्स शैल बी रेमिटेड ऑनलाइन थ्रू ए स्टेटमेंट। कौन से फॉर्म में? IEPF 1 फॉर्म में, कंटेनिंग द डिटेल ऑफ सच ट्रांसफर टू अथॉरिटी विद इन कितने दिन के अंदर? फ्रॉम अकाउंट में जिस दिन अमाउंट ड्यू हो गया वहां से। यानी कि सुनो भाई, आपने बोला था 7 साल तक रहेगा अमाउंट किसमें? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। 7 साल हो गए, अमाउंट ड्यू टू ट्रांसफर होना है, तो कितने दिन के अंदर ट्रांसफर करोगे? 30 दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा? IEPF 1। और ये इससे ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। क्लियर है? बोलो यार। हाँ, पुराने एक्ट की बात कर रहा है ये। तो हमने किसकी बात करी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात करी। अभी क्या कह रहा है देखो, कंपनी विच हैव ट्रांसफर एनी अमाउंट, कौन से क्लॉज में? ए से लेके डी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि पुराना कंपनी का सेक्शन था बेटा, तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड और सेंट्रल गवर्नमेंट बट हैव नॉट फिल्ड स्टेटमेंट एंड filed statement, if have filed statement with format other than Excel template as required to in the subsection rule of investor education protection fund में आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। हैव टू सबमिट डिटेल मेंशन। मतलब सुनो, आपने ना पुराने एक्ट में भेजा था डिटेल, बट एज पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में डिटेल नहीं भेजी। ये तो भेजी नहीं। ये तो भेजी तो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं भेजी। तो एक काम करो, आप हमें फॉर्मेट में क्या करो? डिटेल भेजो। क्या भेजो बेटा? डिटेल भेजो। कौन से फॉर्म में? IEFF 1A। ठीक है, अलॉन्ग विद द एक्सेल टेम्पलेट विद इन 60 days फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। मतलब जिस दिन ये रूल आए थे उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा? एक बात बताओ, आज की डेट में इरेलीवेंट हो गया। हाँ, क्योंकि समय बीत चुका है ना भाई। 2016 में ये एक्ट आए, रूल आए थे। उसके जिस दिन ये रूल कमेंस हुए थे वहां से 60 दिन के अंदर अंदर पुराना एक्ट का जो भी आपका डिटेल था वो आपको सबमिट करना था। कहाँ पे? IEPF अकाउंट में। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ जी। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं द अमाउंट में ऑल्सो रेमिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सच एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अमाउंट कैसे ट्रांसफर होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन किया होगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जैसे ही हमें कंपनी से स्टेटमेंट मिली IEPF 1 में या IEPF 1A में, ठीक है? तो उसके बाद अथॉरिटी शैल एंटर द डिटेल ऑफ सच रेसिपिएंट टू रजिस्टर्ड मेंटेन बाय फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली बाय इट्स रिस्पेक्ट इन ईच कंपनी एवरी ईयर एंड रिकंसलाइज करेगी इसको बेटा अमाउंट रेमिटेड एंड collected in consider design bank on monthly basis। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, आगे देखो। Is designated bank shall furnish the abstract of such receipt during the month authority within 7 days after the close of every month। मतलब हर मंथ के क्लोजर पे 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक रिसिप्ट हमें भेजनी पड़ेगी, कितना अमाउंट लोगों ने क्लेम किया है, कितना अमाउंट क्लेम नहीं हुआ है। ठीक है? अगला, कंपनी shall maintain record filed in this particular rule same format along with the supporting document of authority shall have power to inspect such record। और अथॉरिटी के पास पावर है उन सभी रिकॉर्ड्स को क्या करना है बेटा? इंस्पेक्ट करने का। ठीक है? द प्रोविजन ऑफ दिस रूल shall be applicable mutatis mutandis in respect of amount credit to the fund pursuant to, मतलब सेक्शन 125 सबसेक्शन 2 से लेकर एच से लेके एम तक जितने भी सिचुएशंस हैं, ये पूरा प्रोसीजर मोटेटिस मोटेंडिस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटेटिस मोटेंडिस? सेम एज इट इज अप्लाई, देयर इज नो चेंजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यार। नहीं आया समझ? एटीट्यूड तो जादू बन के क्यों बैठे थे? सुनो, सेक्शन 125 ये है हमारी कंपनी।
कौन है बेटा? अब सुनो, यहाँ पे दो केसेस हैं। नलायक को लिखना नहीं है, समझो तो पहले। केस वन और केस टू। केस वन कौन सा है? सेक्शन 124 ऑफ दिस एक्ट। और केस टू कौन सा है? सेक्शन 205C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 वाला केस। 205 ही था ना? ओके, ये कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013 वाला। अच्छा, ये क्या है डिफरेंस दोनों में? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अनपेड डिविडेंड अकाउंट का डिविडेंड। ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं जी? आपने इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं किया था। इंफॉर्मेशन नॉट सबमिटेड। ऑफ कोर्स, अबाउट किसके बारे में? अनक्लेम डिविडेंड के बारे में। हेलो। या नॉट एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपने इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं किया था। भाई किया तो था, बट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं किया था। यस और नो? हाँ। तो यहाँ पे अगेन किसकी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है? अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड की बात कर रहा है। यस और नो? जी सर। अब ये है कंपनी हमारी। अब ये जो कंपनी है बेटा, ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। इसको एक फॉर्म भेजना है IEPF अथॉरिटी को। किसको बेटा? अथॉरिटी को। फुल फॉर्म क्या है इसका? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है। अब यहाँ पे दो फॉर्म जाएंगे जी। कौन सा फॉर्म जाएंगे? एक जगह फॉर्म IEPF 1। और एक फॉर्म कौन सा जाएगा? IEPF 1A। हाँ। हेलो। हम्म। अच्छा सुनो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की है। तो ये फॉर्म कौन से सेक्शन के सिचुएशन में जाएगा? ये 205C। यस और नो? हाँ जी। अच्छा, ये कितने दिन के अंदर जाएगा दोस्तों? विद इन 30 डेज। कहाँ से? फ्रॉम अमाउंट ड्यू। उल्लू क्या? अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कब होगा? 7 साल के बाद। आ रहा है समझ में? अच्छा, यहाँ पे फ्रॉम, सॉरी, विद इन 60 दिन। विद इन 60 डेज। कहाँ से लूँ 60 डेज? फ्रॉम रूल्स कमेंस। जिस दिन ये रूल क्या हुए थे बेटा? कमेंस हुए थे, वहां से 60 दिन के अंदर अंदर। हालांकि ये तो जा चुका है समय। आज के डेट में ये रिलेवेंट है, एजुकेशन पर्पज सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अथॉरिटी जैसी इंफॉर्मेशन को लेगी, वो क्या करेगी बेटा? इसको रिकॉर्ड कर देगी। क्या कर देगी बेटा? रिकॉर्ड कर देगी। ठीक है। जो भी इसने रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर रखा होगा उसमें। समझ में आया? पक्का? बनाओ तो जरा इसको। हालांकि बेटा मैं सारा चार्ट नहीं बनाऊंगा इस घड़ी के। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो इतना सारा टॉपिक है, कैसे सारी चीजें बता देंगे। बाकी तुम सेल्फ करना।
क्या? मैं अंदर आके बोलना नालायक। हाँ जी। उधर ही से बोलो, हाँ जी बोलो। नहीं, कहाँ जा रहा है? एग्जाम है तुम्हारा आज? अच्छा। कौन सा ईयर है तेरा? फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ है? मतलब अभी है एक और। ऑल द बेस्ट। हो गया? अभी डन है? डू इट फास्ट। यहाँ कितने दिन से धूप नहीं आ रही है? कल थी तो। गांव में तो इतनी ठंड है भाई साहब, खतरनाक। आज ठंड है वैसे थोड़ा, है ना? ये एग्जॉस्ट चला देना तो उमस जैसी हो रही है। देखने से चल जाएगा वो ना लाइक। नीचे सेकंड स्विच है, थर्ड स्विच है। मतलब हर कार्य के लिए बॉयज आए हैं सामने। महिलाएं ऐसी फेमिनिज्म का झंडा लेके खड़ी हो जाए। भाई साहब बहुत काम करता है वो। कुछ तो किया होगा। अच्छा, मैंने सुना था सरस्वती पूजा जनवरी में। जनवरी में से 23rd of January। फेब में होती है ना हर बार। चलो बहुत बढ़िया। सो जाना। नेम ऑफ शेयर होल्डर टू बी होस्टेड ऑन वेबसाइट्स। सुनो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो शेयर होल्डर का नाम है वो हमें कहाँ पे होस्ट करना है? कहते हैं रूल 5 सब रूल 8 ऑफ IPF रूल 2016, एवरी कंपनी विद इन कितने दिन के अंदर, आफ्टर द होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और डेट ऑन विच इट शुड बी हेल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96। बताना मुझे जरा, ड्यू डेट क्या होती है सेक्शन 96 के हिसाब से एजीएम की? What is the due date of AGM in case of first company and in subsequent first AGM and subsequent AGM? जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। ड्यू डेट, ड्यू डेट। हाँ बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से। 9 मंथ्स कहाँ से लेंगे हम? तो ड्यू डेट क्या बनेगी उसकी? हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, 31 दिसंबर ड्यू डेट होगी फर्स्ट एजीएम की। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एजीएम होगा उसकी ड्यू डेट क्या होगी? दैट मीन्स 30 सितंबर, ठीक है, वो ड्यू डेट होगी। तो क्या है, या तो आपने एजीएम होल्ड करी है, या तो आपने एजीएम होल्ड नहीं करी है। अगर एजीएम होल्ड करी है तो भैया उस डेट से 60 दिन के अंदर अपना पूरा डिटेल शेयर होल्डर की होस्ट कर दोगे वेबसाइट में। और अगर आपने एजीएम होल्ड नहीं करे तो ड्यू डेट के बाद, यानी कि 30 सितंबर से कितने दिन के अंदर बेटा? 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपने नहीं होल्ड करी है तो। विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए। एवरी ईयर देयर आफ्टर टिल द कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर पीरियड, मतलब जब तक आपके 7 साल की पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये काम आपको करना है। आइडेंटिफाई the unclaimed amount and refer in this particular section on date of closure of the financial year. The amount on which adopted an AGM in this particular section separately furnish and upload its own website and also website of authority and other website जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हो स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन अनक्लेम अमाउंट। मतलब सुनो, आपको क्या करना है? शेयर होल्डर की डिटेल मेंशन करनी है। किसकी डिटेल मेंशन करनी है? कौन से फॉर्म में? IEPF 2 में। किसमें बेटा? और ये आपको डिटेल कहाँ मेंशन करनी है? वेबसाइट में। कहाँ मेंशन करनी है? सब वेबसाइट में मेंशन करनी है। कब? 60 दिन के अंदर। कहाँ से? जिस दिन एजीएम होल्ड करी है या ड्यू डेट ऑफ एजीएम जो भी पहले आ जाए वहां से 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है बेटा? ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देनी है, जिसमें क्या होगा? नाम होगा, वो भी एड्रेस हमारे पास होगा, वो नेचर ऑफ अमाउंट,
अमाउंट ऑफ ईच पर्सन एंटाइटल, ड्यू डेट ऑफ द ट्रांसफर था, ईपीएफ में कब ट्रांसफर हो जाएगा वो डेट बताओगे आप, और ये काम आपको 7 साल तक कंटिन्यू करना है। कितने साल तक? 7 साल तक। और 7 साल के बाद फिर वो सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अब वैसी बात है, यहाँ पर आप रिमाइंडर दे रहे हो। क्या दे रहे हो? भैया तुम्हारा पैसा पेंडिंग है, अनक्लेम अकाउंट में ले जाओ। ठीक है, और ये रिमाइंडर कब तक देना है हमें? 7 साल तक। 7 साल के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब वो सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? तो इसलिए IPF 1 में कंपनी सारा का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करवा देगी? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड्स में। समझ में आया? नहीं आया? आया नालायको। हाँ तो देखो, सेक्शन 124 सबसे ऑल्सो प्रिस्क्राइब ऑल शेयर्स। क्या लिखा हुआ है? कि सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, क्या कह रहा है? ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसका डिविडेंड क्या है बेटा? अनपेड है, अनक्लेम्ड है, 7 consecutive ईयर या मोर शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन नेम ऑफ कहा? इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोडक्शन फंड। साथ में एक स्टेटमेंट भी आप मेंशन कर दोगे, यानी कि सिर्फ डिविडेंड ही नहीं जा रहा है बेटा, और क्या ट्रांसफर हो रहा है? आपके शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो कहते हैं एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर अबव शैल एंटाइटल टू क्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर ऑन सबमिशन बाय द प्रिस्क्राइब, जो भी फॉर्म्स वगैरह। अब सुनो, मतलब तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारा डिविडेंड सारा कहाँ जा चुका है? IPF में। तो वहां से कैसे क्लेम करोगे, उसका प्रोसीजर क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बट सुनो, क्या सिर्फ डिविडेंड जा रहा है तो शेयर्स भी चले जा रहे हैं? तो सोचो ना, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने 7 साल तक कुछ क्लेम ही नहीं किया है, तो इसका मतलब वो इस दुनिया में है भी नहीं। तो उस पैसे का हम करेंगे क्या सर? वो EPF में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? APF में। ठीक है, तो शेयर्स के साथ शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या ट्रांसफर हो जाएंगे? तो देखो क्या लिखा हुआ है, रूल 6 ऑफ IPF रूल 2016 प्रिस्क्राइब द शेयर शैल बी क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ द अथॉरिटी टू बी ओपन बाय द अथॉरिटी ऑफ सेट। मतलब सुनो, अथॉरिटी मतलब क्या? IPF अथॉरिटी। ये एक डीमैट अकाउंट ओपन करेगी। क्या ओपन करेगी? उस डीमैट अकाउंट में सारे के सारे शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। कहाँ से? 30 days of such becoming the due to transfer of the funds। मतलब जिस दिन ये ड्यू हुए वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ये सारे शेयर्स भी उस डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो अकाउंट किसने ओपन करा है? अथॉरिटी ने। कौन सी अथॉरिटी ने? IEPF अथॉरिटी ने। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा देखो, इन केस ऑफ बेनिफिशियल ओनर, in case any dividend warrant or dividend amount has been credited to bank account of the owner of the such shares during the last 7 years, such shares shall not require to be transferred। मतलब अगर 7 साल के अंदर अंदर आपको हमने डिविडेंड दे दिया है, फिर वो शेयर ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आया? नहीं आया? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी टू द फंड्स शेल डीम टू बी क्या बेटा? ट्रांसमिशन मान लिया जाएगा, और द प्रोसीजर फॉलोड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर शैल बी फॉलोड बाय द कंपनी व्हाइल ट्रांसफरिंग द शेयर्स टू द फंड्स। यानी कि इसको क्या माना जाएगा? ट्रांसमिशन। भाई ट्रांसमिशन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो शेयर एक्चुअल ओनर है वो तो है ही नहीं, ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर, इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हो रहे हैं। किसको बेटा? IPF को। समझे? फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, बोर्ड शैल ऑथराइज कंपनी सेक्रेटरी को या फिर किसी और पर्सन को, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करने के लिए। समझे? बोलो यार। अब देखो लिखो, कंपनी शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर व्हाइल ट्रांसफरिंग द शेयर्स। अगेन कंपनी को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा शेयर ट्रांसफर करने के लिए। क्या ट्रांसफर करने के लिए? देखो, कंपनी शैल इन्फॉर्म, क्या लिखा हुआ बेटा? लेटेस्ट अवेलेबल एड्रेस of the shareholder and concerned regarding transfer of the shares 3 months before the due date of the transfer of shares, and also simultaneously publish a notice in a leading newspaper of English and regional language जो widely circulate कर रहा है information concerned about the such shareholder and their folio number etc etc etc, और साथ के साथ वेबसाइट में भी, यानी कि यानी कि जिस दिन ड्यू डेट है ट्रांसफर होने की शेयर्स, कहाँ? IEPF, वहां से 3 महीने पहले पहले, 3 महीने पहले पहले आपको क्या करना है? कंपनी को, इसको बेटा दो काम करोगे आप। पहला क्या करोगे? आप नोटिस भेजोगे उस शेयर होल्डर के एड्रेस जो भी आपके पास है, प्लस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन सा? एक इंग्लिश और एक जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर बेसिकली। ठीक है, और अपने वेबसाइट में पब्लिश कर दोगे 3 महीने पहले पहले। दिस इज योर ड्यूटी। फिर भी अगर कोई नहीं आता है, फिर वो शेयर कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? समझ में आई है मैं क्या कर रहा हूँ? यानी कि ड्यू डेट से 3 महीने पहले करना, ऑफ कोर्स 7 साल के बाद तो ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ जी। अब देखो, इन केस ऑफ वेयर दीज स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑफ अथॉरिटी स्टैट्यूटरी रिटेनिंग एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वेयर द शेयर्स इज प्लेस्ड इन hypothecation under the provision of depository act and share already has been transferred above, the company shall not transfer such shares to the funds. Further, the company shall furnish the detail of the shares unpaid and claim कौन से फॉर्म में?
आईपीएफ विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब सुनो, अगर मान लो किसी कोर्ट ऑर्डर के ट्राइब्यूनल ऑर्डर के चलते शेयर्स पे क्या लगा हुआ है, रिटेन किया हुआ है, ट्रांसफर क्या किया हुआ है, रिटर्न किया हुआ है, फिर किसी प्रकार के डिपॉजिट्स डिपॉजिटरी के हिसाब से, तो उस केस में फिर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, शेयर फिर ईपीएफ में ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। बट हाँ, कंपनी इन्फॉर्मेशन जरूर देगी बेटा आईपीएफ फंड्स को, कौन से फॉर्म में, आईपीएफ थ्री में आप इन्फॉर्मेशन देते हुए ये शेयर्स ऐसे हैं, ये ट्रांसफर कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये रिटेन क्या बेटा, रिटेन है, समझ में आया। कहता फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द ट्रांसफर वेयर शेयर्स आर डेल्ट विद डिपॉजिटरी, कहता है कंपनी शैल इन्फॉर्म डिपॉजिटरी, नो सुनो, अगर शेयर्स किसके पास है बेटा, डिपॉजिटरी के पास, किसके पास, तो वहां पे आपको इन्फॉर्म कर देना है किसको, डिपॉजिटरी को, कॉर्पोरेट एक्शन के जरिए, वेयर द शेयर होल्डर हैव देयर अकाउंट्स इन द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अथॉरिटी ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन। डिपॉजिटरी का काम है बेटा इन शेयर्स को ट्रांसफर करना डीमैट अकाउंट ऑफ द अथॉरिटी, मतलब फिर यहाँ पे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जैसे हमने डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म किया, अब डिपॉजिटरी का काम है क्या करना बेटा, वो शेयर्स डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना, किसके डीमैट अकाउंट में, अथॉरिटी के, ठीक है। अथॉरिटी मतलब इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है, ओके। फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय फिजिकल फॉर्म, कौन सा फॉर्म है बेटा, कंपनी सेक्रेटरी और या फिर कोई भी पर्सन जो ऑथराइज करा बोर्ड ने, मेक एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंसर्न शेयर होल्डर टू द कंपनी, इशू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट, क्या शेयर सर्टिफिकेट करेंगे बेटा, of course नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे आप। On receipts of application of this particular clause, a new share certificate of each shareholder shall be issued and shall be state the face of the certificate that is shares issue हुए in lieu of certificate number this of IEPF and the same recorded in the register of the बस मतलब सुनो, IEPF नया शेयर होल्डर बन गया ना, तो उसको न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे, तो शेयर सर्टिफिकेट मेंशन करोगे ये पुराने सर्टिफिकेट के बदले इशू हुए, लियो ऑफ, बात समझ में आ रहा है। पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी शेयर सर्टिफिकेट इन SH1 स्पेसिफाई करोगे आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो, समझ में आएगा नहीं है। आगे देखो, आफ्टर इशू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी शैल इन्फॉर्म, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर देगी बाय कॉर्पोरेट एक्शन टू कन्वर्ट द शेयर सर्टिफिकेट टू डीमेट फॉर्म, और ट्रांसफर कर दो किसके फेवर में बेटा, अथॉरिटी की फेवर में, ठीक है। कंपनी शैल मेक अ ट्रांसफर थ्रू द कॉर्पोरेट एक्शन एंड शैल प्रिजर्व अ कॉपी फॉर इट्स रिकॉर्ड, मतलब ट्रांसफर कर देगी कॉर्पोरेट एक्शन से और अपने पर्पस के लिए रिकॉर्ड में उसको मेंशन कर लेगी, समझे। While effecting such transfer, the company shall send a statement to authority in EPF कौन से फॉर्म में, फोर में, विद इन 30 days फ्रॉम द कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब जो भी आपने काम किया, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, यहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर बेटा आप क्या कर दो, एक EPF फोर फॉर्म फाइल कर दोगे, जहां पे आप स्टेटमेंट दे रहे हो कंटेनिंग जस्ट ट्रांसफर ऑफ द कंपनी, जो भी ट्रांसफर आपने करे हैं, नोटिस वगैरह दिया, सब कुछ अब अथॉरिटी को बता दोगे, किसको बता दोगे, समझे। देखो लिखा, वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू फंड शेल बी फॉरजन अंटिल द राइटफुल ओनर क्लेम, मतलब वोटिंग राइट्स में क्या रहेंगे बेटा, नहीं होंगे एक्टिव, वो बंद कैंसिल रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, जब तक कौन नहीं आ जाता, एक्चुअल ओनर नहीं आ जाता, ठीक है। फर्दर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब्सटेंशियल एक्विजिशन टेकओवर शेयर्स शैल बी ट्रांसफर्ड टू द अथॉरिटी शैल नॉट एक्सक्लूड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल वोटिंग राइट्स, शैल नॉट एक्सक्लूडेड, ये बाद में पढ़ेंगे बेटा, अभी ये समझ में भी नहीं आएगा आपको, तो हम SST रेगुलेशन पढ़ेंगे सभी में, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि जो शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं उनके राइट्स और वोट्स क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, जब तक उसका ट्रू ऑनर नहीं मिल जाता। Company shall maintain all statement in this particular file in the same format along with the supporting document of the authority shall have power to inspect them। वो सारे रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे और उस रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने की पावर किसके पास है बेटा, अथॉरिटी के पास। ऑल बेनिफिट जो भी आ रहे हैं शेयर, जैसे बोनस आ रहा है, जैसे स्प्लिट हो रहे हैं, जैसे कंसोलिडेटेड रिफ्रैक्शन ऑफ शेयर्स हो रहे हैं, एंड एक्सेप्ट राइट इशू shall be credited to डीमैट अकाउंट by way of कंपनी, मतलब वो अथॉरिटी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसकी इन्फॉर्मेशन हम कितने दिन के अंदर दे देंगे आपको, 30 दिन के अंदर IPF फोर के हिसाब से, समझ में। अच्छा, राइट शेयर क्यों नहीं मिल रहा है, बाकी सारा मिल रहा है, राइट शेयर क्यों नहीं मिल रहा है बेटा, राइट शेयर में बेनिफिट नहीं है, राइट शेयर्स में एक ऑप्शन है कि आप शेयर्स लेना चाहते हो तो ले लो, तो अथॉरिटी थोड़ी खरीदेगी आपसे शेयर्स, तो इसलिए राइट शेयर्स नहीं देंगे, बाकी सारा बेनिफिट जो भी होगा वो सारा दे देंगे, वोटिंग राइट्स और राइट शेयर को छोड़ के, समझ में आया, बोलो यार। हाँ, these shares held in demat form or demat account shall not be transferred and dealt with any manner whatsoever except the purpose of transferring share back to the claimant, मतलब ये शेयर आप बेच नहीं सकते हो यहाँ से, क्या नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई एक्चुअल क्लेमेंट आ गया पैसे मांगने तो ट्रांसफर हो सकते हैं, अदरवाइज सेलिंग इसमें अलाउड नहीं है, समझ में आ रहा। इफ कंपनी गेटिंग क्या बेटा डीलिस्ट हो रही है, अथॉरिटी शेल सरेंडर द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर अकॉर्डिंग विद द, मतलब जो भी आपके शेयर डीलिस्ट हो रहे हैं तो आपको डीमेट शेयर्स को क्या करने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे बेटा, एज पर द सेबी रेगुलेशन, किसके हिसाब से, इन केस ऑफ कंपनी हु शेयर्स एंड सिक्योरिटी हेल्ड बाय अथॉरिटी बीइंग वाउंड अप, अगर कंपनी ही वाउंड अप हो गई है तो शेयर क्या हो जाएगा बेटा फिर,
सरेंडर हो जाएंगे और उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, समझे? एप्लीकेशन तो परचेज द शेयर अंडर सेक्शन क्या 236 पढ़ा था आप लोगों ने, टेक ओवर वाला। हाँ, टेक ओवर याद है आपको? तो रिसीव थ्रू द कंपनी, द अथॉरिटी में क्या बेटा, रिसीव अमाउंट एंटाइटल ऑन बिहाफ ऑफ द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर फ्रॉम द कंपनी एज पर प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन ऑफ दिस ऑफ क्रेडिट फंड। मतलब जो उस एक्ट के हिसाब से शेयर्स मिलने थे वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, इसको रीड कर लेंगे। फर्दर डिविडेंड वगैरह जो भी रिसीव होगा सारा इसी अकाउंट में जाएगा, ये सारी चीजें पर रीड। ठीक है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो उसको एक बार रीड कर लेना। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। ये भी आप कर चुके हो। ठीक है, तो बाकी चीजों की इंटीमेशन देनी पड़ेगी, वार्निंग वगैरह, ये भी हो गया। हाँ, क्या लिखा हुआ है देखो, कहते हैं सेक्शन दिस ट्रांसफर ऑफ अनपेड एंड क्लेम अकाउंट, इसमें विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ, कहाँ से बेटा, एक्सपायरी ऑफ फ्रॉम द डिक्लेरेशन द कंपनी शैल पे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर टू द अकाउंट 12% के हिसाब से, मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो। ठीक है, कितने परसेंट के हिसाब से? 12% के हिसाब से। अब क्या लिखा हुआ है, एंटाइटलमेंट डिविडेंड फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स, कौन एंटाइटल है इसकी? ऑफ कोर्स, है ना? तो वो अप्लाई करेगा, तो उसको आप डिविडेंड वगैरह दे सकते हो, तो उसको रीड कर लीजिएगा। पेनल्टी सेक्शन 124 की, कंपनी क्या लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए तक का फाइन है आपके ऊपर। इन केस ऑफ कंटिन्यू डिफॉल्ट रहता है तो फर्दर पेनल्टी कितनी बेटा, 500 रुपीज ईच डे के हिसाब से आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विच फेलियर इज कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना बेटा, और अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट इसमें शामिल है तो 25,000 रुपए का फाइन, और अगर कंटिन्यू है डिफॉल्ट तो कितना बेटा, 200 रुपए ईच डे के हिसाब से, मैक्सिमम कितना, 1 लाख रुपए की आपके पास पेनल्टी लगेगी। ये ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज डन। और ये समझो ध्यान से, कि यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशान, देख लो। हेडिंग पढ़ो क्या लिखी हुई है? कहाँ से रिफंड हो रहे हैं? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड से। किसको रिफंड हो सकते हैं? क्लेमेंट। क्लेमेंट कौन होगा? एक्चुअल ओनर, यानी कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ओके, तो वही प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ, उसको पढ़ लेंगे। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, इसके ना चार्ट नहीं बना सकता हूँ तो उसके बट आप बना लेना, तो अगर हम चार्ट बनाने लगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्त। बाकी मेन कौन सा मैं आपको बता चुका हूँ। रिफंड हो रहे हैं क्लेमेंट को इन्वेस्टर एजुकेशन फंड से। ठीक है, देखो, सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 कहता है, notify that the shares in respect of which dividend has not paid या फिर claim within 7 consecutive year or more required to transfer the company to EPF account। ये पढ़ा था आपने ऊपर भी। हाँ जी। तो सर अब देखो रूल 7 क्या कह रहा है, ये वो प्रोसीजर बताता है जो अडॉप्टेड बाय किसके द्वारा, यानी कि कंपनी के लिए है या क्लेमेंट के लिए? क्लेमेंट के लिए है। तो क्या करना है आपको, सुनो। स्टेप नंबर 1, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे किसको बेटा, अथॉरिटी को। किसको? कौन फाइल करेगा? क्लेमेंट, ऑफ कोर्स। एनी पर्सन जिसके शेयर्स थे या जिसका अनपेड डिविडेंड था या मेच्योर डिपॉजिट था या फिर मेच्योर्ड डिविंचर्स थे, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा बेटा रिफंड के लिए। किसके लिए? पैसा वापस करो, इंटरेस्ट वापस करो, ये जो भी सेल फ्रैक्शंस वगैरह थे वो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करो एक्सेट्रा, हैज बीन ट्रांसफर टू फंड मे बी क्लेम बाय द शेयर्स अथॉरिटी बाय मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कौन से फॉर्म में? IEPF 5 में, विच अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ, इस वेबसाइट में जाओगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने शेयर्स अपने अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। सुनो भाई, ऐसा तो नहीं आपने फॉर्म फाइल करा अथॉरिटी आपको तुरंत दे देगी, तो आपको वहां पे कुछ अपना सेटिस्फाई भी तो करना पड़ेगा उनको। हाँ, तो देख, सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू कंपनी एट रजिस्टर्ड ऑफिस। आप सुनो, जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हुई फॉर्म 5 में, कौन सा 5 में, shall be transferred online in nodal office of the company for verification for claim of the claimant shall be sent as the following document to the company and registered office of। मैं क्लेमेंट, मैंने IEPF 5 फॉर्म फाइल करा, किसको? अथॉरिटी को। अथॉरिटी अब उसको क्या करेगी बेटा, वेरीफाई करवाएगी, किससे? कंपनी। तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में बेटा क्या करेगी, एक नोटिस भेजेगी। क्या भेजेगी?
अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फाइल्ड क्लेम, मतलब जो भी क्लेम किया गया है वो। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड ऑनलाइन सबमिशन, जो भी बेटा एक्नॉलेजमेंट आपने जनरेट किया था वो। ठीक है। अगला। एक से- अगला, इंडेमनिटी बॉन्ड ओरिजिनल विद क्लेमेंट सिग्नेचर। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बेटा, जिससे पेमेंट्स वगैरह होगा। ठीक है। अगला, एडवांस स्टेम रिसिप्ट्स ओरिजिनल होनी चाहिए रेवेन्यू स्टेम्स के साथ, और सिग्नेचर किसके होने चाहिए उसमें, क्लेमरेंट एंड विटनेस के। ओरिजिनल मिच्योर डिपॉजिट डिविंचर्स, शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ क्या बेटा, फिजिकल फॉर्म में है, या फिर अगर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट किसमें बेटा, अगर डीमेट फॉर्म में है तो। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट, अगर आपके पास कोई एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट वगैरह है तो। कैंसल चेक, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ओआईसी, पीओआई एक्सेट्रा, या अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट इफ एनी। ये सारे डॉक्यूमेंट बेटा क्या करना है, प्रोवाइड करना है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। किसको, आईएपीएफ को। किसको बेटा, आईएपीएफ को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। सुनो, कंपनी क्या करेगी, अपॉइंट किसको, नोडल ऑफिसर। किसको बेटा, every company which has deposited the amount to the funds of the nominate and nodal officer for the purpose of verification of the claim and coordination with the IAPF authority, who either be a director हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है बेटा, सीएस हो सकता है। कौन हो सकता है, सीएस। ठीक है। कंपनी में अपॉइंट एक से ज्यादा डेप्यूटी क्या अपॉइंट कर सकते हैं बेटा, नोडल ऑफिसर टू असिस्ट द नोडल ऑफिस। ठीक है। फिर कहते हैं नोडल ऑफिसर शेल सोली लाइबल फॉर ऑल एक्शंस एंड ऑफिसर अपॉइंटेड ड्यूटी का बेटा, डिप्टी नोडल ऑफिसर। इन केस ऑफ कंपनी फेल टू अपॉइंट नोडल ऑफिसर, एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी शेल डीम टू बी क्या बेटा, नोडल ऑफिसर एंड लाइबल फॉर द एनी फेलियर ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स। समझ में आया? यानी कि अब नोडल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रूफ करने की, ये मेंबर है या मेंबर नहीं है, या क्लेमेंट एक्चुअल है या फिर एक्चुअल नहीं है। अब देखो, अगर कोई चेंज आता है नोडल ऑफिसर में, तो उसकी डिटेल कम्युनिकेट करेगी अथॉरिटी को, कौन बेटा, कंपनी। कौन से फॉर्म में, आईपीएफ 2 में, विद इन 7 days फ्रॉम द चेंज अलॉन्ग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन। समझ में आया? कंपनी सेंड करेगी क्या बेटा, अब सुनो, ये जो नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा है, ये वेरीफाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई करेगा और वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा। ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे फाइल करेगा। ठीक है। Company has sent an online verification report to the authority. After verification, the format is specified by the authority along with the document submitted by the claimant and shall attach the scanned copy of all original documents submitted by the claimant in physical form duty satisfied by the nodal officer along with e-verification report along with scanned copy of both side original copy वगैरह सब कुछ आप भेजोगे कितने दिन के अंदर, जिस दिन क्लेम रिसीव होगा 30 दिन के अंदर। आफ्टर 30 days क्लेम द कंपनी मे डू सो बाय एडिशनल फीस, कितना बेटा, 50 रुपए एवरी डे, मैक्सिमम कितना बेटा, 2500 रुपए। ठीक है। कंपनी shall liable to maintain original document submitted by it, claimant shall be produce such document whenever is required। मतलब कंपनी लायबल है बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी क्लेमेंट्स उसको मिलेंगे। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलोंग विद द अथॉरिटी आफ्टर 60 days के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ दिस फॉर्म नंबर आईएफएस अथॉरिटी में रिजेक्ट द कर सकती है इसको एंड सेंड कम्युनिकेशन द क्लेमेंट एंड कंसर्न कंपनी ईमेल के थ्रू आपको बता देगी बेटा 15 दिन के अंदर अंदर। यानी कि सुनो, क्लेमेंट ने क्लेम किया, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी की, उसके क्लेम को सही ठहराने की या फिर गलत, उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजने किसको। और वेरिफिकेशन रिपोर्ट आने के बाद अगर वेरीफाई हो गया कि हाँ यही एक्चुअल ओनर है, तो कंपनी के जितने भी शेयर्स है बेटा जो किसके पास थे, आईबीएफ के पास, वो किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, उस क्लेमेंट उस पर्सन के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो, अथॉरिटी रिफंड करेगी क्या बेटा, अमाउंट, या फिर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एंटाइटलमेंट, अगर एक बार एंटाइटलमेंट क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गई है, तो द अमाउंट क्लेम अथॉरिटी गोइंग द डिसबर्स ऑफिसर एंड अथॉरिटी शेल क्या लिखा बेटा, प्रेजेंट अ बिल टू पे अकाउंट ऑफिस एंड ई पेमेंट एज पर गाइडलाइंस। ठीक है। और शेयर्स क्लेम कर रखे हैं तो अथॉरिटी शेल इशू रिफंड सैंक्शन ऑर्डर एंड अप्रूवल ऑफ द competent authority and shall credit the shares in demat account of the claimant and claimant entitlement। समझ में आए? या तो अमाउंट आपको वापस कर देंगे आपके अकाउंट में, या तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। टाइम पीरियड कितना है डिस्पोज ऑफ करने का भैया, देखो, an application received for refund of claim due verified by the concerned company shall be disposed of कितने दिन के अंदर, 60 दिन, जिस दिन इन्होंने वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिसीव करी है वहां से 60 दिन के अंदर अंदर क्या होगा बच्चे,
आपको ये अथॉरिटी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्पोज ऑफ कर देगी। अगर कोई डिले होता है बियॉन्ड 60 डेज रिकॉर्ड रिटन स्पेसिफाई द रीजन, और आपको रीजन देना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। देखो अथॉरिटी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, सिर्फ क्या बताना आपको, रीजन की डिले क्यों, वहां पे सालो इंटरेस्ट लगाओ। अपने ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, अभी कंपनी ने डिले करा हो तो उसमें क्या लग जाता, लगाना ऊपर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा है। बट अथॉरिटी डिले करेगी, कोई बात नहीं, रीजन बता दो डिले क्यों करा आपने। ये है सरकार की सरकारी पना। केसेस वेयर एप्लीकेशन इज डिफेक्टेड और इनकम्प्लीट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब कुछ केसेस में क्या होगा, एप्लीकेशन डिफेक्टेड होगी तो वहां पर हम फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगे, वेयर अथॉरिटी ऑन एग्जामिंग द एप्लीकेशन क्लेम फाइंड अगर नेसेसरी टू कॉल फर्दर इन्फॉर्मेशन, या फाइंड सच एप्लीकेशन ई फॉर्म डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, तो आप उसको दोगे कौन सा फॉर्म में, सेमी होम फाइल होगा। If such information incompetent है called for the claimant such file to the sent to the document and called within 15 days duly signed by the nodal officer of the concerned company and registered office and verification claim, और जो भी है नोडल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, समझे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अब सुनो, इन केस क्लेमेंट क्या है, लीगल हायर से सक्सेसर एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनी, तो उसके नाम पे शेयर क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रांसफर हो जाएंगे, जो भी सेल्फ अटेस्टेड वगैरह रहेंगे एक्सेप्ट। इन केस ऑफ लॉस ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड बाय द फिजिकल फॉर्म, the claimant has ensured the submission of the self-attested scanned copy of additional document, detailed schedule 3, these online कौन से फॉर्म बेटा, EPF 5 में, ठीक है। राइट, फर्दर दैट क्लेमेंट शेल सबमिट द ओरिजिनल ऑल दो डॉक्यूमेंट जो भी साइंड बाय हिम इन नोडल ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी, वो भेजोगे आप, ठीक है। अगर क्लेमेंट क्या है बेटा, लीगल है, सक्सेस एडमिशन नॉमिनी, या फिर इन केस ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर अथॉरिटी, तो कंपनी वेरीफाई करेगी सभी रिक्विजिट्स डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी डिटेल होगा उसको वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगी। अगर मान लो तुमने कोई क्या कहना है, लाइबिलिटी इन केस ऑफ लिटिगेशन ऑफ complaint, ठीक है, company shall liable for under all circumstances whether indemnify authority in case of any dispute lawful suit that may be initiated due to क्या बेटा, incongruity and inconsistency disposing of the verification report, otherwise the authority shall not liable for indemnity security hold and company liable for the arising out the responsive verification report submitted etc, मतलब आपने जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दी है उसके सोली लाइबल कौन है बेटा, कंपनी। और अगर कोई फ्रॉड है तो हम सेक्शन 447 के ऊपर भी आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इस केस को एक बार रीड करना अच्छे से, ठीक है, बोलो यार। बाकी ये फॉर्म्स है, इसको क्या कर लोगे एक बार रीड। रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया, बाद में उसको वापस नहीं ले सकते हो, रिवोक नहीं कर सकते हो, ठीक है। पढ़ा चुका ऑलरेडी है। अब आओ तुम सीधे प्रिजर्वेशन, भाई एक बार ना इसको पढ़ लेना, कुछ नहीं है, कितने साल तक प्रिजर्व करना है, 8 साल तक, या फिर लॉन्गर पीरियड जो भी आपके आर्टिकल में लिखा होगा उसको रीड कर लेना। बट इंटीमेशन डिस्क्लोजर एक बार रीड कर लेना, मैं भी रीड ही कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें कहाँ डिस्क्लोज करोगे आप, बोर्ड रिपोर्ट में, अकाउंट्स एंड ऑडिट वाले चैप्टर में बताऊंगा बोर्ड रिपोर्ट का पूरा सिक्वेंस। दिस सेक्शन 123 कंप्लीट, 124 कंप्लीट, 125 कंप्लीट, 126 कुछ भी नहीं है, ये भी कंप्लीट है, देखो ध्यान से। क्या लिखा, राइट ऑफ राइट ऑफ टू बी हेल्ड इन अबियंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर। सुनो, मान लो मैं ट्रांसफर, आप ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर होने थे बट अभी पेंडिंग, क्या है, तुमने मुझे पैसा दे दिया है, शेयर सभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करे, प्रॉब्लम इज दैट कि जो भी बोनस शेयर्स डिविडेंड वगैरह मिलेगा वो किसको मिलेगा सर, आज भी आरओएम में नाम किसका होगा, ट्रांसफरर का, ट्रांसफरी का नाम तो नहीं होगा ना। बट एक्चुअल में शेयर क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, पैसा मिल चुका है, ओनर एक्चुअल में कौन है, ट्रांसफरी, बट अल्टीमेटली भैया नाम किसका है वहां पे, ट्रांसफर का। तो देखो सर, as per section 126 of the act provide that where any instrument of transfer, कौन सा फॉर्म था, SH4 of shares has been delivered to company for registration and the transfer of such, अभी तक नहीं रजिस्टर्ड किया है किसने, कहीं पर कुछ भी लिखा हो इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर हो जाएगा डिविडेंड इन रिलेशन ऑफ सच शेयर्स, कहां पे, रेफर इंटू सेक्शन, unless company authorized by the registered holder of such in writing to pay dividend to the transferee। सुनो, अगर इधर सुनो नलायको, डिविडेंड मिलना है, नाम किसका लिखा हुआ है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड कहाँ भेज देगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। बट अगर ट्रांसफर ने राइटिंग में दे दिया कि नहीं जी ये डिविडेंड किसको ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफरी को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी को मिल जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, लिखा हुआ है कीप अबियंस इन द रिलेशन ऑफ सच शेयर्स, एनी राइट ऑफ शेयर्स इन दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन, फुली पेड अप बोनस शेयर्स वगैरह मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है बेटा, वो सारी चीजें क्या करोगे आप? हाँ जी, पेंडिंग रखोगे। क्या रखोगे? जब तक आपका शेयर्स रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं तो। खत्म हो गया। पनिशमेंट है यार, पनिशमेंट नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, मैं रीड कर लेना। पनिशमेंट दिया हुआ है, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई फ्रॉड व्रॉड कर दिया तो उसका क्या सिचुएशन रहेगा, ठीक है। बाकी दिस चैप्टर इज ओवर। ये प्रोसीजर है, मैं अलग से क्लास लूंगा, उसमें आपको प्रोसीजर सारा बताऊंगा, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है बेटा, एवरीथिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, और जब सेपरेट चैप्टर हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये डिविडेंड चैप्टर हमारा क्या होगा दोस्त?